जब से बिहार में नई सरकार बनी है तब से भले ही जनता के लिए कोई विशेष आदेश आया ना हो, लेकिन सरकार शुरू से यह सुनिश्चित करने में लगी हुई है कि जनप्रतिनिधियों के लिहाज से किस प्रकार से समाज के अन्य तबके के लोगों को मोड़ दिया जाए ताकि बिहार में नेता और मंत्री ठाठ से जी सके। और इस क्रम में पहले यह आदेश आया था कि बिहार के लोग किसी भी मंत्री, सांसद या विधायक के लिए अपशब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। हालांकि अपशब्द को अब तक सरकार ने परिभाषित नहीं किया है कि क्या कुछ इसके दायरे में आएगा, लेकिन इस आदेश से यह सुनिश्चित कर दिया गया कि बिहार के मंत्री, सांसद या विधायक कितने ही भ्रष्ट क्यों ना हो, आप उनके लिए बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और अगर करते हैं तो उसके लिए आपको सजा भुगतना पड़ेगा। और अब सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है जिसके मुताबिक जनप्रतिनिधियों को समाज में या फिर किसी अधिकारी के दफ्तर में किस प्रकार का सम्मान मिलना चाहिए उसे परिभाषित किया गया है। इस आदेश से यह सुनिश्चित किया गया है कि जब भी कोई जनप्रतिनिधि किसी अधिकारी के दफ्तर में जाएगा तो उस अधिकारी को उसके सम्मान में खड़ा होना पड़ेगा, चाहे वो जिले के डीएम हो या फिर एसपी। यह आदेश कहां से जारी हुआ है और इस आदेश में क्या कुछ गाइडलाइन तय किया गया है और इस गाइडलाइन के दायरे में कौन कौन आएंगे, इन सब के बारे में आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और यह हमारा विशेष कार्यक्रम सुबह सवेरे है जिसके माध्यम से हम आपको बिहार की 5 प्रमुख खबर बताते हैं। पहली खबर, संसदीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने एक पत्र जारी किया है जिसमें बिहार के जनप्रतिनिधियों के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये पत्र राज्य के डीजीपी एसके सिंघल के अलावा सभी विभाग के प्रधान सचिव, जिलों के डीएम और एसपी को भेजा गया है, जिसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि जब भी कोई जनप्रतिनिधि उनके ऑफिस में आएंगे तो किस प्रकार से उनके सम्मान में उन्हें खड़ा होना पड़ेगा। हालांकि इस सूची में अभी तक पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया गया है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधायकों द्वारा ब्यूरोक्रेट्स के रवैये पर उठाए गए सवाल के बाद विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के निर्देश के बाद यह पत्र जारी हुआ है जिसमें नौकरशाहों को जनप्रतिनिधियों के साथ सकारात्मक व्यवहार करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा इस आदेश में क्या कुछ है इसे समझिए। पहला, प्रतिनिधि के सरकारी कार्यालय में पहुंचने के दौरान अधिकारियों को उनके सम्मान में खड़ा होना चाहिए। दूसरा, सांसद विधायक से बात करते समय अधिकारियों को धैर्य से उनके बातों को सुनकर सम्मान पूर्वक उसका समाधान खोजना चाहिए। तीसरा, जनप्रतिनिधियों की समस्याओं के समाधान के लिए गंभीरता से पहल करना पड़ेगा। चौथा, अगर किसी कार्यक्रम के समय में परिवर्तन होता है तो इसकी जानकारी भी जनप्रतिनिधि को निश्चित तौर पर मिलनी चाहिए। पांचवा, अगर कोई जनप्रतिनिधि ऑफिस आता है तब आवश्यकता अनुसार उनके लिए वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। छठा, जितना भी सार्वजनिक समारोह होगा उसमें जनप्रतिनिधियों को निश्चित तौर पर आमंत्रित करना पड़ेगा और उनके लिए मंच पर बैठने की विशेष व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। सातवां, अगर कोई जनप्रतिनिधि किसी तरह की जानकारी किसी विशेष भाषा में मांगते हैं तो उसे शीघ्रता से देने का प्रयास भी होना चाहिए और अगर इसमें विलंब होता है तो सम्मान पूर्वक ये सूचित करना पड़ेगा। तो ये कुछ विशेष दिशा निर्देश थे जिसका जिक्र उस पत्र में किया गया है और इस पत्र को जारी करने का मकसद ये बताया गया है कि इससे नौकरशाह जनप्रतिनिधि का सम्मान करेंगे और उनके विचारों को जनहित में मानकर उसका अनुकरण भी करेंगे। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि इस आदेश के बाद कई विधायक और सांसद के बिगड़े हुए भतीजे खुद को शेर मानकर अपने मन का करेंगे और पकड़े जाने पर चाचा विधायक है हमारे का ज्ञान भी देंगे। फिलहाल ये आदेश पंचायत स्तर के ऊपर के जनप्रतिनिधियों के लिए लागू हुआ है। इसके अलावा बिहार में करीब 2,68,000 दूसरे जनप्रतिनिधि भी हैं जिनके बारे में सरकार आने वाले समय में सोच सकती है। अब दूसरी खबर, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आज इसी से जुड़ी जानकारी आपको हम देंगे। युवा ने 1996 से इस दिवस को एक स्पेशल थीम के साथ मनाना शुरू किया। इसके बाद हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को अलग थीम के साथ मनाया जाता है और इस साल का थीम है वुमेन इन लीडरशिप, अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। सबसे पहले अमेरिका में सोशलिस्ट पार्टी के आह्वान पर इस दिवस को 28 फरवरी 1909 में मनाया गया था। बाद में 1910 में सोशलिस्ट इंटरनेशनल के कोपेनहेगन सम्मेलन में से अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिला था। उस समय इसका मकसद महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिलवाना था क्योंकि तब तक ज्यादातर देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। इसके बाद 1917 में सोवियत संघ ने इस दिन को राष्ट्रीय अवकाश के तौर पर घोषित किया था और इसके बाद धीरे धीरे इस दिवस को मनाने की परंपरा विश्व के दूसरे देशों में भी फैल गई। 1917 के फरवरी के अंतिम इतवार को रूस की महिलाओं ने हड़ताल शुरू किया था। उस समय रूस में जूलियन कैलेंडर चल रहा था जबकि दुनिया के अन्य देशों में ग्रेगोरियन कैलेंडर चल रहा था और इसी ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 1917 के फरवरी का अंतिम इतवार 8 मार्च को पड़ रहा था। इसलिए 8 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम दुनिया की उन तमाम महिलाओं को सलाम करना चाहते हैं जिन्होंने समाज में स्थापित हुई विधि व्यवस्था को तोड़कर अपनी अलग पहचान बनाई और इसी दिवस के मौके पर उन महिलाओं का सम्मान करना भी आवश्यक है जो हमारे और आपके बीच रहकर हमारे जीवन शैली को बेहतर बना रहे हैं।
अब तीसरी खबर, ये खबर बिहार के बेतिया जिले की है, जहां एक लड़की ने शादी के मंडप पर लोगों के बीच शादी करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से बाराती को बिना ब्याहे दूल्हे को वापस लाना पड़ा। वजह यह थी कि लड़की के मुताबिक शादी के पहले जिस दूल्हे की तस्वीर व्हाट्सएप पर दिखाई गई थी वो कोई और था और शादी के दिन वाला दूल्हा कोई और था। इसलिए दुल्हन के इस मनाही के बाद बारात को वहां से दूल्हा लेकर लौटना पड़ा। यह घटना बेतिया के नौतन ब्लॉक की है, जहां एक लड़की ने शादी के मंडप पर शादी करने से मना कर दिया और इसके बाद दुल्हन की बहन उसे अपने साथ घर ले गई। दूल्हे का नाम अनिल कुमार चौधरी है और उसके पिता नाथू चौधरी ने जब दुल्हन के पिता से यह कहा कि उन्होंने सारी तैयारियां पूरी कर ली है और अतिथि भी आ गए हैं, इसलिए अब वो शादी से इनकार ना करें, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि उनकी बेटी अपने होने वाले पति को लेकर खुश नहीं थी, क्योंकि शादी के पहले उसे कोई और फोटो दिखाई गई थी। शादी में इनकार के बाद थोड़ी बहुत कहासुनी भी हुई, लेकिन वहां के ग्रामीणों ने सुलह करते हुए बारात को वापस लौटा दिया। अब चौथी खबर, बिहार में अप्रैल और मई में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी पूरी हो गई है और किसी भी समय तारीख का ऐलान हो सकता है। और ऐसे में पंचायती राज विभाग ने सभी जिले को एक रिमाइंडर भेजा है, जिसके मुताबिक पंचायत चुनाव के सभी पदधारकों को 31 मार्च तक चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने के लिए कहा गया है। इसके पहले विभाग ने यह आदेश सभी जिलों के डीएम को भेजा था, जिसमें पंचायत के पदधारकों से संपत्ति का ब्यौरा लेकर जिले के वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए कहा गया था और इसी आदेश को एक बार फिर से दोहराया गया है। चुनाव आयोग ने अब तक सभी बूथ का सर्वेक्षण भी कर लिया है और पहली बार बिहार में ईवीएम के माध्यम से पंचायत चुनाव हो रहा है। हालांकि ईवीएम से चुनाव कराए जाने को लेकर हाईकोर्ट में एक मामला फंसा हुआ है, इसी वजह से अब तक तारीख का ऐलान नहीं हुआ है और उम्मीद है कि 10 मार्च को फैसला आ सकता है और हाईकोर्ट से जैसे ही ईवीएम खरीदने को हरी झंडी मिलेगी वैसे ही आयोग तारीख का ऐलान कर सकती है। अब अंतिम और पांचवी खबर, दरभंगा के पंचायत मुखिया नासरा बेगम को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार मिला है और इसी के साथ वो बिहार की नंबर 1 मुखिया बन गई हैं। केवटी पंचायत की महिला मुखिया नासरा बेगम को यह सम्मान भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा मिला है, जिसमें एक प्रशस्ति पत्र के साथ 5 लाख रुपए भी पंचायत के विकास के लिए दिया गया है। हर साल बिहार में किसी एक मुखिया को पंचायत स्तर पर अच्छा काम करने के लिए पुरस्कार मिलता है, जिसमें इस बार नासरा बेगम को सर्वश्रेष्ठ मुखिया के तौर पर चुना गया है। अपने पंचायत में तालाबों का सही से रखरखाव करके और बाजारों को सही तरीके से चलाने की वजह से उनके पंचायत का रेवेन्यू बढ़ा था, जिससे उस पंचायत का विकास संभव हुआ। पंचायत में पक्की सड़कें बनाई गई और शुद्ध जल पहुंचाने के लिए नल जल योजना को अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया और हर घर तक शौचालय भी बनवाया गया। इसके अलावा पंचायत में जो कुछ काम हुआ उसका हिसाब किताब भी अच्छे तरीके से रखा गया था, जिसकी वजह से उस पंचायत का विकास हुआ और नासरा बेगम को बिहार के सर्वश्रेष्ठ मुखिया का सम्मान मिला। आज इतना ही, धन्यवाद।